तालीम का मैदान एक ऐसा मैदान है कि जिसमें काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कि आपकी हर मुसीबत की परेशानी का जड़ जो है वो हम इल्म से और एजुकेशन से ही हासिल कर सकते हैं। जब भी मैं यूएस जाता हूँ, टॉप यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो वहाँ पर एक इंडियन दिखाई पड़ता है टॉप पर। अगर मुसलमानों ने इल्म को अपने हाथ में ना लिया और उसकी सही रहनुमाई ना की तो ना आप बचेंगे ना दुनिया बचेगी। अल्लाह ने हमको इस मुल्क में तमाम नेमतों से नवाजा है। और जो यहाँ पर वालिदैन बैठे हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की मोहब्बत उसके लिए बिल्कुल अज़ाब बन जाएगी। जिनके बारे में हमारे पैगंबर कहा करते थे कि मैं इल्म का शहद हूँ, तो इल्म का दरवाज़ा है। यानी अगर 100 सीट है तो सिर्फ 1% मुसलमान, 100 में सिर्फ एक मुसलमान इन सीट्स में तालीम हासिल कर रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि हमारे बच्चे INIs में पहुँचें। IIT और PMT की शहर में सबसे मशहूर कोचिंग्स में से एक ग्रेविटी ने ग्रेविटी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का उद्घाटन किया तो शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने न केवल स्टेज पर बल्कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मास ऑडिटोरियम की शोभा बढ़ाने हॉल में मौजूद थे। बता दें कि ग्रेविटी IIT JEE और PMT की कोचिंग प्रदान करने के लिए जानी जाती है और बीते दिनों में दोनों ही क्षेत्रों में बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए बड़ा नाम कमाया है। ग्रेविटी ने निशादगंज में स्थित करामत गर्ल्स कॉलेज में अपनी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का उद्घाटन किया है, जिसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। ग्रेविटी रेजिडेंशियल एकेडमी के लॉन्च के मौके पर आयोजित प्रोग्राम में नौजवानों को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INIs में दाखिला दिलवाने के लिए विशेष चर्चा हुई। इस परिचर्चा की अध्यक्षता मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी ने की, जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा से जुड़े हैं। प्रोग्राम में श्री SW अख्तर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। अन्य विशेष अतिथियों में श्री जावेद अहमद पूर्व IPS और पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, डॉक्टर कौसर उस्मान प्रोफेसर KGMU लखनऊ, श्री आमिर इदरीसी अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर आबिद हलीम इंचार्ज रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया और श्री कमरुल हक खान डायरेक्टर थे IAS उल्लेखनीय हैं। प्रोग्राम के आयोजन में श्री सैयद शोएब अध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ एवं अध्यक्ष AMP सेंट्रल इंडिया जोन मोहम्मद अशफाक डायरेक्टर ग्रेविटी क्लासेस और डॉक्टर अब्दुल अहद डायरेक्टर पल्स अस्पताल उल्लेखनीय है। ग्रेविटी की तमाम टीम ने पिछले वर्षों में अपने बेहतरीन रिजल्ट के कारण खूब वाहवाही बटोरी। देखिए पूरे प्रोग्राम की कुछ झलकियां। तालीम का मैदान एक ऐसा मैदान है कि जिसमें काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह का ये बेहद करम है कि एक तरफ ये कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से तालीम के मैदान में लोगों को आगे बढ़ाया जाए, तो दूसरी तरफ लोग भी बढ़ चढ़कर के आ रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइंद बात है। आज का हमारा जो मौजू है वो तालीम पर ही बेस्ड है, बल्कि कहा जाए एक्सेलेंस इन एजुकेशन। हमारे चंद मेहमान तशरीफ ले आए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अख्तर साहब का इंतज़ार हो रहा है। हम 5 मिनट और इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू कर देंगे। जो ताख़ीर हो रही है इसके लिए माज़रत ख़्वाह है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ मौसम इस तरह का है और बहरहाल उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तो तशरीफ़ लाएंगे हासिल होंगे इस प्रोग्राम। आज की महफिल तो 2 वजहों से आज आप सबको दावत दी गई है कि पहली जो कि ग्रेविटी अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने रेजिडेंशियल कैंपस की शुरुआत कर रहा है, जो कि डे बोर्डिंग की शक्ल में आज तक लखनऊ में चल रहा था और दोनों ही कैंपस बॉयज़ एंड गर्ल्स के लोग शुरू कर रहे हैं। तो मैं अशफाक भाई को इसकी पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और दूसरा ये कि जो ग्रेविटी का काम है बेसिकली कि वो ना सिर्फ नीट में उनके अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से IITs में उनके सिलेक्शन है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आज का जो मौजू है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ INIs, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस,
तो जब मैं दावत दे रहा था इस प्रोग्राम के लिए सभी हजरात को और एक मौजू को जो इसके आज के टॉपिक को उनको भेजा गया, तो ज़्यादातर लोगों का ये सवाल था कि भाई ये आयनाइज़ क्या है, ये टॉपिक क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली बात तो इससे ये इल्म होता है कि जो आप हजरात हैं, जो कि आप मैं कम से कम कह सकता हूँ कि जो एक एजुकेटेड क्लास यहाँ पे बैठा हुआ है, एकदम टॉप ऑफ द अपना कम्युनिटी का क्रीमी लेयर हम बोल सकते हैं, अगर वो नहीं वाकिफ़ है आयनाइज़ से, तो आप सोचिए कि हमारी कम्युनिटी के बाकी लोग किस तरीके से वाकिफ़ होंगे कि आयनाइज़ हैं क्या। तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका मुख्तसर सा वक्त लूँगा और इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूँगा ताकि आप लोगों को कम से कम ये इल्म हो सके कि आखिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, किन इंस्टीट्यूट्स को हम कहते हैं, क्या उनकी अहमियत है और किस तरीके से मुल्क की तरक्की में उनका रोल है और किन किन इंस्टीट्यूट्स को उसमें शामिल किया गया है। एजुकेशन कैन चेंज योर लाइफ। कम से कम अब आज़ादी के 70 सालों में आप कहें या कोई भी वक्फा आप जोड़ना चाहें कि 70 साल के बाद कम से कम हमें इतना हमारी कम्युनिटी में तो आप भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस आ गई है कि हर शख्स निचले पायदान पर भी खड़ा हुआ हर शख्स इस बात से तो मुत्तफ़िक़ है कि अगर हमारी सूरत बदल सकती है तो वो एजुकेशन से बदल सकती है। ये बेसिक चीज़ अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे भी एकदम नीचे पायदान पे भी है, जो एकदम गरीब तबके का ताल्लुक़ रखता है, जो खुद नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी कम से कम इस बात की अहमियत को समझ रहा है कि आपकी हर मुसीबत की परेशानी का जड़ जो है वो हम इल्म से और एजुकेशन से ही हासिल कर सकते हैं। तो मैं कुछ ग्रेविटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आगे हम क्या करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने पास्ट में किया क्या है। हमारा क्लेम तभी सही माना जा सकता है, आपको कॉन्फिडेंस तभी दिखेगा जब हमारा पास्ट में वर्क कुछ दिखे क्या किया हमने। तो ग्रेविटी को इस्टेब्लिश हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट 2016 में ही इस्टेब्लिश किया। उससे पहले मैं केमिस्ट्री टीचर की हैसियत से अपनी केमिस्ट्री क्लासेस चलाता था IIT JEE और नीट के लिए, लेकिन ग्रेविटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर देख सकते हैं 2016 है। आई थिंक 8 साल हो गए, 9th ईयर चल रहा है। तो हमारे पास जो कोर्सेज हैं सीनियर में अगर देखें क्लास 9 से लेके 12 तक, 12 पास आउट में हमारे पास ये कोर्सेज हैं। IIT JEE का है कोर्स और नीट का है, बाकी भी आपको दिख रहे हैं, KVPY है, ओलंपियाड है और ऐप और LMS तो खैर सबको ही मिल रहा है। LMS इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो LMS में क्या करते हैं, एक पॉइंट ये भी बता देते हैं, हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं हम 100% क्लासेस को की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। बच्चों के पास ऐप है, तो जब मॉर्निंग में क्लास करके दोपहर बाद घर चले जाते हैं तो शाम को सेम लेक्चर उनके मोबाइल में आ जाता है। वो अपना लॉगिन करके वो सेम लेक्चर देख सकते हैं। 100% क्लासेस को हम रिकॉर्ड करते हैं और वो लेक्चर उनके पास कब तक रहेंगे, जब तक उनके सारे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। अगर 2 ईयर का पैकेज लिया 2 साल तक रहेंगे, 1 ईयर का पैकेज तो 1 ईयर तक रहेंगे, 4 ईयर पैकेज तो 4 ईयर तक रहेगा। सारी क्लासेस को रिकॉर्ड करते हैं, वो ऐप में रहता है। सबसे पहली वही में हमें ये हुक्म मिला और ये सिर्फ इस्लाम की खूबी है, उसकी खसूसियत है तो उसमें इस इल्म को अखलाक से जुड़ा। जो बात अल्लाह ने फरमाई है तो पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम के साथ। ये इस्लाम का वो इम्तियाज़ है कि तकरीबन 700-800 साल ऐसे गुजरे हैं कि दुनिया जन्नत निशान थी, लेकिन उसके बाद जब पाला पलटा और आप सब जानते हैं उसकी तारीख़ है कि सारी दुनिया ने जब उसको महसूस किया कि सदी हुई जंगों में मुसलमानों को फतह नहीं पा सकते और वो तीर तफंग से अगर लड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों को जो कुछ मिला है वह इल्म से मिला है। हम इल्म के मैदान में आगे बढ़ेंगे तो हम भी बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि वो भी कौम की जिसके यहाँ पढ़ना पढ़ाना जुर्म था, शायद आपने पढ़ा हो तारीख़ में तो बातें मौजूद हैं कि अगर कोई इल्म हासिल करता था मर जाता था तो उसकी कब्र खोद कर उसकी हड्डियाँ जलाई जाती थी। इस हद तक जुर्म था इल्म का हासिल करना। अगर कान में इल्म की कोई बात चली जाती थी तो उसमें शीशा पिला कर डाल दिया जाता था। लेकिन जब उसके बाद दुनिया पलटी, नतीजा ये निकला कि ये गेंद जब ईसाई पारे में गई तो वहाँ
एक कशमकश थी, उसकी तारीख़ से शायद आप वाकिफ़ हों। तो उस कशमकश के नतीजे में मज़हब को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया। अब नतीजा ये निकला कि इल्म अलग हो गया और अल्लाह का नाम अलग हो गया, इल्म अलग हो गया, अखलाक अलग हो गई, और उसके बाद से दुनिया जिन हालात से दो चार हुई, और आज इस वक्त हमारे सामने हालात हैं दुनिया के, वो सिर्फ इसलिए हैं कि इल्म है लेकिन अल्लाह का नाम नहीं है, इल्म है लेकिन अखलाक नहीं है, मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और तो फर्जी का एक मानसून क्या बल्कि आग है जो दुनिया को खा रही है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि आपका ये कदम बड़ा मुबारक है, और मैं ये समझता हूँ कि मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का है। अगर मुसलमानों ने इल्म को अपने हाथ में ना लिया और उसकी सही रहनुमाई ना की तो ना आप बचेंगे ना दुनिया बचेगी। दुनिया जिस रुख की तरफ जा रही है वो हलाकत का रुख है, और उसका नतीजा क्या निकलेगा उसकी कोई पेशीन कोई नहीं कर सकता। अल्लाह का फैसला है, जब क़यामत आएगी आ जाएगी, लेकिन क़यामत से पहले क़यामत का मंजर है। इस वक्त हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप इसके लिए मैदान में आते हैं और अपने बच्चों को तैयार करते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों से थोड़ी देर के लिए सरफ़ नज़र करके अगर हम अपने बच्चों को इस मैदान में उतारें और उसके लिए मेहनत करें, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप लोगों ने मेहनतें शुरू की हैं और ये तंजीमें कायम हुई हैं, बड़ी मुबारक हैं, बड़ी मुफीद हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे एक नया रुख मिलेगा। हमारे बच्चों को अगर ये ग़िज़ा मिली तो आगे चल कर बड़ी रहनुमाई का काम कर सकते हैं, और दुनिया को उनकी आज ज़रूरत है। ये दुनिया समझने वाले उसके समझते हैं, और जिनको नहीं समझना है उनकी दुनिया अलग है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है इसलिए कि हमारे पास जो कुछ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमें वो दुनिया में तकसीम करना है। अगर हम उसको अपनी किताबों में बंद करके रख दें और हम खुद भी उससे फ़ायदा ना उठा सकें और दूसरों को भी उनकी वो अमानत उनके हवाले ना कर सकें, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना हमारा तरीक़ाकार है, और इससे हमें खुद भी नुकसान होगा, दुनिया को नुकसान होगा। वक्त बहुत हो चुका, मैं लंबी बात नहीं आज करना चाहता। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ आप हज़रात को कि आपने ये मेहनत जो शुरू की है इससे आपको भी फ़ायदा होगा और दुनिया इंसानियत को भी फ़ायदा होगा। और अगर आपने ये कदम ना बढ़ाया तो इसका डर है कि ना आप रह सकेंगे और न इंसानियत बाकी रह सकेगी, दुनिया न जाने किस रुख पर जाएगी। इसलिए ये कदम बड़ा मुबारक है, और आपकी मेहनत हज़ार बार लायक से शुक्र है। हम उस पर मुबारकबाद भी देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको आगे और ज़्यादा मुफीद बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हिम्मत अता फरमाए। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप आज के नासाजगार हालात में जहाँ तकरीबन नाउमीदी का एक साया है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इससे निकल जाइए और अपने ऊपर फ़ख्र कीजिए कि आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं उसी मुल्क में मौलाना आज़ाद थे, उसी मुल्क में मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली, उसी मुल्क में APJ कलाम, उसी मुल्क में सैयद अहमद खां भी होते। हज़रात आप सोचते होंगे कि ये अजीब सी बात है। यकीनन आप खुद नसीब हैं जो आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे पे नज़र उठाएं तो आप देखेंगे कि कहीं पेट्रोल की नदियाँ बह रही हैं, कहीं 6 महीने का दिन है, कहीं रात है, कहीं गर्मी ही गर्मी है, कहीं जंगलात ही जंगलात हैं। अल्लाह ने हमको इस मुल्क में तमाम नेमतों से नवाजा है। हमारे पास मौसम है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास चरिंद हैं, परिंद हैं, मुख्तलिफ जानवर, सब्जियाँ, फल फूल, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि हमारे अंदर वो कैरेक्टर और वो मॉरल उसकी कमी है, और हमको कहना चाहिए कि जिस अज़्म, जिस हौसले और जिस हिम्मत से आगे बढ़ के अपना काम करना चाहिए, शायद उसकी कमी है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त IITs और JEE की ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए हम यहाँ सब जमा हुए हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दें ताकि यहाँ तक पहुँच के वो अपना किरदार अदा कर सकें। हमसे पहले कई लोगों ने कौम की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात बताई। उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
खासतौर पर अशफाक साहब ने उन्होंने क्या कोशिशें की हैं और वो उन कोशिशों में कितनी कामयाबी मिली है, इन सब के बारे में बताया। उन सब चीज़ों के अलावा AMP ने जो कोशिशें की हैं और उसमें जो कामयाबी उनको मिल रही है और जो उनके आगे के प्रोग्राम हैं, उन सब के बारे में हम सब ने सुना। मुझे उसके आगे कहने को बहुत कुछ कम है, ख़ास तौर से जो अशफाक साहब का की सक्सेस है, उनकी कामयाबी है, ग्रेविटी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो कामयाबी है वो काबिल तारीफ़ भी है। और जिस तरह की मेहनत उस इदारे ने की है ताकि कामयाबी का परसेंटेज उनका 99 और 99.9 हो, उससे साबित होता है कि अगर फॉर्मूला हमारे पास है तो सिर्फ अब ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोग हमारे पास हों जो उस फॉर्मूले पर काम करने को तैयार हों और कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। जो हमारी थोड़ी बहुत जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में ख़ास तौर पे, वो ये है कि लखनऊ और बड़े 2-4 शहरों को छोड़ दीजिए तो अभी भी ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ाई की तरफ जितना तवज्जो होनी चाहिए, जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितना फोकस होना चाहिए, वो नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मुबालगा नहीं है, ये वाक़या है। एक स्कूल है जो कि हम लोग कुछ लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं और 2 बच्चे भाई बहन पढ़ते हैं। एक लड़की है और एक लड़का है। ऑब्वियसली वो एक ही घर से दोनों आते हैं। हम लोगों ने देखा कि लड़के का अटेंडेंस 30 और 32% रहता है और लड़की का अटेंडेंस 95% रहता है। तो हम लोगों ने बुला के पेरेंट्स से पूछा कि क्या वजह है, तो वो कुछ नहीं बोली। लड़की ने कहा कि हमको तो अम्मा उठा देती हैं और भाई को कहती है कि भाई इसको सोने दो, इसको तक मत दो। तो अगर भाई सोता रहेगा तो ज़माना तो पीछे छोड़ देगा उसको, तो रिफॉर्म्स हो रही है वो भी सोता रहेगा। तो इस तरह की जो मोहब्बत वालिदैन की है बच्चों के बारे में, ख़ासतौर से लड़कों के बारे में, ये क़यामत ढाएगी। और जो यहाँ पर वालिदैन बैठे हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की मोहब्बत उसके लिए बिल्कुल अज़ाब बन जाएगी। तो आप लोग इस बात पर गौर कीजिए कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो सो करके तो कुछ नहीं बढ़ पाएगा। और ये बात सिर्फ मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर इसलिए की क्योंकि वालिदैन का जो रोल है, बहुत सारी बातें हुई, वालिदैन का जो रोल है, जो उनका किरदार इस पूरे कामयाबी के रास्ते में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अफसोस की बात यह है कि वालिदैन अभी भी बेशतर पढ़ाई को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितने की देने की ज़रूरत है, जितने की उम्मीद है और जितने के बगैर कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। इल्म के बारे में जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है, वो वाबस्ता है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के कौल से, जिनके बारे में हमारे पैगम्बर कहा करते थे कि मैं इल्म का शहर हूँ तो इल्म का दरवाज़ा है। हज़रत अली से किसी साहबा ने एक बार पूछा था कि या अली, इल्म और दौलत में कौन सी शय बेहतर है? उन्होंने कहा था कि इल्म दुनिया की दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहबान है और दौलत की हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप दौलत को सर्व करेंगे तो कम होती जाएगी और इल्म एक ऐसी चीज़ है अगर आप उसको सर्व करेंगे तो उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर आप देखिए तो इल्म के मैदान में हमने पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, बल्कि उसको एक मिशन की शक्ल दे दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें 2 सबसे बड़ी अहम बात है कि हमने गौर करना शुरू किया है अपने उस समाज के डाउन रोडन मार्जिनलाइज अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में, उनके बारे में सोचना शुरू किया, उनकी मदद करना शुरू किया है, उनके इनरोलमेंट से लेकर उनके स्कॉलरशिप, एडमिशन और यहाँ तक कि जॉब तक के बारे में सोचना शुरू किया। और दूसरी एक अहम चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जो बहुत ही अच्छा पहलू है, वो ये है कि जो हमारे समाज के, हमारे कौम के जो साहिब हैसियत हैं, जो एजुकेशन से एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, बल्कि ये भी कह लीजिए मैं बड़े उस विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट ये जो शायद हमारे कौम के सबसे गैर जिम्मेदार था, उसके अंदर अवेयरनेस आई है, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने लगा है और इस कौम के बारे में सोचने लगा है। और इसके लिए
अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहता हूँ तो उन तंजीमों को देना चाहता हूँ उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की। और वो अवेयरनेस जो क्रिएट की है, इसमें बड़े दावे और फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि मुल्क में अगर किसी ने सबसे बड़ा जो नेटवर्क खड़ा किया है और पूरे हिंदुस्तान में उस तंजीम ने काम करना शुरू किया है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स को एक कड़ी में पिरो करके और उन मजबूर और आदार लोगों की मदद के लिए उठाया, वो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, AMP। आप सब जानते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, आपने नंबर्स देखे, आपने सारी जो है डेटा पर गुफ्तगू सुनी हमारे एक्सपर्ट्स हजरात की। तो ये समझने वाली बात ये है कि हम जानते हैं कि मुल्क में कितने INIs हैं, हम जानते हैं कि अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, उनकी टोटल तादाद, उसमें जो मौजूद जो सीट्स हैं, उसमें जो वैकेंसीज़ हैं होती हैं हर साल, वो कितनी हैं, हम सब लोगों को इसका बखूबी अंदाज़ा है। उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि मुसलमानों का उसमें पार्टिसिपेशन कितना है, कितने परसेंटेज पार्टिसिपेशन होता है उन सीट्स में मुसलमानों का। तो चूँकि अगर मुसलमान जो है आप उस डेटा को डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करें तो वो तकरीबन 1% के लगभग जो है ये पार्टिसिपेशन है मुसलमानों का। यानी अगर 100 सीट है तो सिर्फ 1% मुसलमान, 100 में सिर्फ एक मुसलमान इन सीट्स में तालीम हासिल कर रहा है। ओवरऑल ग्रेजुएशन का नंबर्स बताएं, मेरे ख्याल से कमर साहब ने जो नंबर्स बताएं, तकरीबन 4.5-5% है जो ग्रेजुएशन में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन। तो जब तक ये दोनों पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अमूमी तौर पर कोई तरक्की या कोई कामयाबी के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यही वो इंस्टीट्यूशन है जिसके फ़ारिगीन जो हैं वो इस देश को, इस मुल्क को चलाने का काम करते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, और एक्चुअल लीडरशिप पैदा करने का काम या एक्चुअल लीडरशिप जो करने का जो काम है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशन से निकले हुए हजरात करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो कुछ बड़ा हो रहा है मुल्क में, पूरी दुनिया में, वो यही लोग होते हैं जो करते हैं। और जब तक हम इस कैटेगरी में अपनी शमूलियत नहीं करा पाएंगे तब तक हम मजदूर रहेंगे, पसमानदा रहेंगे, गरीब रहेंगे और बेकस व बेबस और मजबूर रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी मिल्लत की इन उमूमी हालात को सुधारने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स को इन इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाना पड़ेगा, इन इंस्टीट्यूशंस में अपनी हिस्सेदारी को क्लेम करना पड़ेगा। आज के इस फंक्शन का, इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ INIs, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। हमारी कौम का जो रिप्रेजेंटेशन है INIs में वो भी बहुत कम है। अगर हम कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन की बात करें तो कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो तकरीबन 4.5% से 6% के बीच में पिछले चंद वर्षों में वैरी कर रहा है। लेकिन 4.5% से 6% का रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद INIs में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नियर 1.4%। इसका मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पहुंच नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, अगर हम 2019-20 के डेटा की बात करें, 2019-20 में जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे हमारी कौम के, उनकी तादाद तकरीबन 21 लाख थी। अगले साल घटकर ये तादाद 19.5 लाख रह गई। अगले साल घटकर ये 19 लाख के भी नीचे आ गई और लगातार ये गिरावट का दौर जारी है। न सिर्फ ये गिरावट हो रही है बल्कि इस नंबर में 80% से ज़्यादा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उन कॉलेज में इनरोल्ड हैं जिन कॉलेजेस को हम INIs के आसपास भी नहीं पा सकते, जहां कोई क्वालिटी एजुकेशन का नामो निशान भी नहीं है। 80% ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अगर पहुंचेंगे तो यकीन जानिए हलीम साहब कोशिश कर लें या और कुछ लोग कोशिश कर लें, जब स्टफ ही हमें अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारी कोशिश, हलीम साहब की कोशिश के ज़रिए हम कैसे उनको लीडरशिप रोल में ला सकते हैं, कैसे हम उनको सिविल सर्वेंट बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हमारे बच्चे INIs में पहुँचें, और ऐसे INIs में पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल है अशफाक साहब जैसे लोगों का। तो ये कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे पहुँचें, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चे पहुँचें, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर लातादाद उनके पास ऑप्शन हैं, और उन ऑप्शन में एक ऑप्शन सिविल सर्विसेज का भी है। आप देखते हैं सिविल सर्विसेज का रिजल्ट 70-80% जो रिजल्ट्स हैं वो ग्रैब कर लिए जाते हैं इंजीनियर्स के जरिए, और जो इंजीनियर्स आपको रिजल्ट में नज़र आते हैं वो भी ज़्यादातर जो इंजीनियर्स होते हैं वो INIs के होते हैं।
तो कहीं ना कहीं हलीम साहब और हम जैसे लोगों के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं अशफाक साहब। इसलिए पिछले चंद महीनों के में हमारी ये कोशिश रही है अशफाक साहब के साथ कि हम लोग कुछ रेजिडेंशियल एकेडमीज स्टार्ट करते हैं। आपने भी लंबा वक्त दिया है, आपको कामयाबी भी मिली है, पैसा भी आपने कमाया है और अल्लाह के करम से हमने भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है। लेकिन अब यकीन जानिए पैसे की चाहत नहीं है, हम चाहते हैं हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। तो अशफाक साहब के साथ पिछले 6-7 महीने से लगातार हमारी कोशिश रही है। हम लोग वेस्टर्न यूपी में कई बार गए हैं। हमारा ये इरादा था कि वेस्टर्न यूपी में हम एक रेजिडेंशियल एकेडमी कायम करेंगे, रेजिडेंशियल कैंपस होगा, वहाँ नीट के बच्चे भी होंगे, वहाँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चे भी होंगे और वहाँ सिविल सर्विसेज के बच्चे भी होंगे। और ये कोशिश सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही महदूद नहीं थी, ये कोशिश का दायरा हम साउथ इंडिया तक भी पहुँचाना चाहते थे, वहाँ भी हम पेनिट्रेट करना चाहते थे। तो उसको लेकर कई बार हम लोगों के सफ़र भी वहाँ पर हुए। लेकिन इन कोशिशों का जो पहला हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो लखनऊ में इस RCA के नाम से। यकीन जानिए अशफाक साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और साथ ही साथ हज़रत की मौजूदगी में हज़रत से हम दरख्वास्त करेंगे कि आप हम सभी लोगों को दुआ से नवाजें ताकि अशफाक साहब और हम सब की जो कोशिशें हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। We have Ivy League institutions all over the world, the top institutions. And these institutions, they make the policy. The people there are the most important people who govern the global systems. And our earlier speaker has told you about the hub and spoke model. It was very important for this government that they created INIs. IIMs बनाए गए, IITs बनाए गए। और ये IIT दिल्ली के बारे में जानता, मैंने पढ़ा वहाँ से, मैं बताता हूँ। 400 एकड़ का प्लॉट मौलाना एजाज साहब ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने उसको दिया। उस वक़्त जब मुल्क के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, उनको 6 स्टोरी बिल्डिंग्स दी गई, बेहतरीन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दिया गया और सबसे अच्छे लोग पढ़ाने के लिए बुलाए गए। 60s में ये इंस्टीट्यूशंस बने। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद ये लोग दुनिया में टॉप पोजीशंस पर पहुंच गए। आप किसी बड़ी लैब में जाएंगे, हार्वर्ड में, MIT में, बर्कले में, आपको पाएंगे कि एक IITian बैठा हुआ है, एम्स का आदमी टॉप पर बैठा हुआ है और उसने अपनी जगह एक्सीलेंस से बनाई है, ऐसे नहीं बनाई है, हार्ड वर्क और एक्सीलेंस से बनाई। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे टॉप के, इन इंस्टीट्यूशंस ने लोग प्रोड्यूस किए। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बनाए और लोग प्रमोट किए और इन लोगों ने जाके ग्लोबली, आप देखें आज बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs इंडियन हैं। परसेप्शन चेंज किया। आप अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कैसे इनका प्रॉब्लम्स थी इस US के अंदर और आज कैसे ये सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी बन के बैठी हुई। क्यों? सबसे अच्छे लोग पहुंचे, सबसे ज़्यादा मेहनत की गई, सबसे अच्छे बच्चे, और जो इसका जो क्रक्स था, सबसे अच्छी चीज़ थी IIT का JEE। जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो अच्छे लोगों को ही चुनता था। सबसे इंटेलिजेंट, मेहनत, सिस्टमेटिकली काम करने वाले लोग इसके लिए चुने जाते थे। मैं क्योंकि जानता हूँ सिस्टम में कैसे पेपर बनता है और क्या होता है सिस्टम के अंदर। UPSC का पेपर भी आराम से नहीं बनता है। एक पेपर बनाने में कम से कम 27 लोग लगते हैं, तब भी पेपर बनता है। तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि टॉप इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उसके अंदर जो लोग पहुंचे उन्होंने दुनिया में अपनी जगह बनाई। TISS, NID, ISC, मैं ग्लोबल रैंकिंग पे नहीं जाता। ग्लोबल रैंकिंग के पैरामीटर्स बहुत होते हैं और मैं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जब भी मैं US जाता हूँ, टॉप यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो वहाँ पर एक इंडियन दिखाई पड़ता है टॉप पर। वो इन्हीं इंस्टीट्यूशन से आता है। अभी रेजिडेंट में एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, कौन? इंडियन लेडी।
क्यों क्यों अपॉइंट हुए वहां पे वो? उसके पीछे एक मेहनत, एक ट्रेनिंग थी। तो वो लोगों ने वहां जाके अपनी जगह बनाई।